स्टूडेंट आम प्रीति हाटा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने आपको मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में बताया था कि किन किन स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। आज हम आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक रहा है, जिसने 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके जन्म और जाति के बारे में जो विद्वान है वो उनमें मतभेद है। कैसे है? कुछ इसे शूद्र जाति से संबंधित बताते हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, मुद्रा, राक्षस पुराण आदि आते हैं। पुराणों के अनुसार वर्णन किया गया है कि शिशुनाग वंश के बाद जो नंद राजा होंगे वो शूद्र होंगे, और इसमें विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद जो वंश का शासक रहा, धनानंद, उसकी पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया गया है, और मूरा से उत्पन्न होने के कारण ही इनको मौर्य कहा गया है। ऐसे ही मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त को धनानंद का पुत्र बताया गया है, और चंद्रगुप्त के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे जो सपून और महोदय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक बताते हैं, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों मतों का खंडन करते हैं। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय रहा है, और इसका वर्णन उन्होंने किया है अपने ग्रंथों में। और इस मत की पुष्टि के लिए उन्होंने अशोक के लोरिया नंदगंड के जो स्तंभलेख रहे, उसके नीचे के भाग में उत्कीर्ण मयूर की आकृति का प्रयोग किया है, जिसमें बताया गया है कि मयूर जो है मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह रहा है, और इसी के आधार पर उन्होंने मौर्य वंश के शासकों को क्षत्रिय घोषित किया है। तो चंद्रगुप्त 322 ईस्वी पूर्व में क्या था? सिंहासन पर बैठा, और इस तिथि के बारे में हमें पता चलता है यूनानी ग्रंथों से और चीन के डोटिट रिकॉर्ड नामक अभिलेख से। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम। तो जैसे कि पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ यूनानी ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सेंट्रोकोटस नाम का प्रयोग किया गया है स्ट्रेबो एरियन जस्टिन द्वारा, एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया गया है प्लूटार्क द्वारा, ऐसे ही सेंट्रोकोप्टस नाम का प्रयोग किया गया है नियाकर्ष द्वारा। सबसे पहले 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में यह बताया कि ये जो तीनों नाम है, यूनानी नाम जो है, ये सिर्फ एक ही भारतीय शासक के लिए प्रयोग किए गए हैं, और उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ सेंट्रोकोटस, एट्रोकोटस, सेंट्रोकोप्टस नामों से जाना जाता है। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, केवल जो कथाएं हैं उन्हीं के आधार पर कहा गया है कि ये जो बालक रहा ये किसी गांव में पला बढ़ा है। अंतिम जो नंद शासक रहा धनानंद, उसने चाणक्य का अपमान कर दिया, और चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो नंदवंश का विनाश नहीं करता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। ऐसे ही वो चला जा रहा था, और रास्ते में एक गांव में उसे कुछ बच्चे खेलते दिखाई दिए। बच्चे खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राजकिलम, जिसमें एक बच्चा राजा बना हुआ था, और राजा बनकर वो विभिन्न जो बालक थे उनकी समस्याओं का निवारण कर रहा था। तो इस खेल में जो राजा बना हुआ था बालक, उसकी खूबियों से प्रभावित होकर चाणक्य ने उसको 1000 कारशापण में खरीद लिया, और तक्षशिला ले जाकर 7-8 साल तक उसको हर कला की शिक्षा दी, और हर कला की शिक्षा देने के बाद नंद वंश का विनाश उसके द्वारा करवाया गया। तो ये कुछ कथाएं दी गई हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से इसको बताया गया है। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मगध राज्य को जीता, और मगध राज्य को जीतने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को भी उसके द्वारा जीता गया। तो सबसे पहले तो उसने कौटिल्य द्वारा तैयार की गई सेना की मदद से मगध पर आक्रमण किया, लेकिन अपने पहले आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? पराजित हुआ, और पराजित होकर वापिस लौट गया। तो ऐसे ही वो
जा रहा था, जिसमें एक लड़का क्या था, गरम जो रोटी होती है उसको बीच से खाने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो बीच से खाने की कोशिश कर रहा था, खाने के फलस्वरूप उसका हाथ जो था बार बार जल रहा था। तो उसकी माँ ने डांट कर उसे कहा कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, यानी कि सबसे पहले रोटी को बीच से खाने का प्रयास कर रहा है, जबकि रोटी कहाँ से खानी चाहिए, किनारों से सबसे पहले खानी चाहिए। यही से चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा मिल गई। इस कथा का वर्णन किया गया है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में। तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा मिल गई। क्या शिक्षा मिली कि शुरू में ही नंद जो वंश रहा उसकी सबसे शक्तिशाली जगह यानी कि राजधानी पर आक्रमण करना उसके लिए बेवकूफ़ी थी, मगध पर आक्रमण करना उसके लिए बेवकूफ़ी थी। इसके बजाय उसे क्या करना चाहिए था, आसपास के राज्य को जीतना चाहिए था। तो इसी से शिक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध के जो आसपास के राज्य रहे, उत्तर पश्चिमी राज्य, उनको जीता, पंजाब को जीता, सिकंदर के द्वारा विजित क्षेत्रों को जीता और उसके बाद मगध की ओर अपना ध्यान दिया। जब मगध के आसपास के क्षेत्रों को उसने जीत लिया तो मगध पर उसके द्वारा आक्रमण किया गया और आक्रमण करके अंतिम जो शासक था धनानंद, उसको पराजित किया गया और उसको मारकर मगध पर क्या आक्रमण कर लिया गया। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य जो था मगध का शासक बन गया। अब आगे चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की और जो विजय रही। तो सेल्यूकस यूनानी जो शासक रहा उसके साथ भी उसे युद्ध करना पड़ा 305 ईस्वी पूर्व में। क्यों करना पड़ा? क्योंकि सेल्यूकस जो था बेबीलोन का राजा था और बेबीलोन जो था सिकंदर के अधीन आता था। उसी कारण से सेल्यूकस जो था बेबीलोन का राजा बना था। तो जब बेबीलोन का वो राजा बना तो उसके मन में जो भारतीय प्रदेश रहे जो पहले सिकंदर के अधीन थे उनको फिर से विजित करने की इच्छा हुई और इसी कारण से उसने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन अब की बार भारत की जो परिस्थितियाँ थी वो बदल चुकी थी। भारत में अब चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शक्तिशाली शासक था जिसने सेल्यूकस का मुकाबला किया और उसको पराजित किया और पराजित करके सेल्यूकस के साथ संधि की, जिसमें उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया और इसके साथ साथ 500 हाथी इसके साथ साथ चंद्रगुप्त को 4 राज्य जो थे दहेज में भी प्राप्त हुए। एरिया यानी कि हेरात, कंधार, मकरान तट और काबुल। और इनके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मैगस्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में छोड़ दिया, जो 305 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना संगठित की और आसपास के क्षेत्रों को भी जीत लिया। तो एक छोटे से क्षेत्र से जो शुरुआत की गई वो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य में पूरी हुई। अपने अंतिम समय में जब चंद्रगुप्त ने अपने आसपास साम्राज्य विस्तार कर लिया और शांतिपूर्ण अपने राज्य को चला रहा था, तो अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर दिया और स्वयं चंद्रगिरी पर्वत पर चला गया और वहीं पर तपस्या करके संलेखना पद्धति द्वारा अपनी जीवन लीला जो थी वो समाप्त कर ली। संलेखना पद्धति होती है लगातार उपवास करके अपने प्राणों को त्याग देना। जैन ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है।